भाई साहब, जिनका स्नेह हमको विद्याध्ययन काल से ही निरंतर प्राप्त हुआ है, श्रद्धेय अशोक जी की विशेष कृपा जिन पर हमेशा रही है। आपके राजनीतिक परिचय से सभी परिचित हैं कि आपने किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में समर्पण के साथ में प्रचारक के रूप में कार्य किया। आप उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष भी रहे भाजपा के। वर्तमान में आप प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, परंतु इसके साथ ही इन वेद विद्यालयों से भी आपका बहुत ही गहरा लगाव और जुड़ाव है। हमारे श्रद्धेय गुरुजी आचार्य चंद्रभानु शर्मा गुरुजी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। इस वेद विद्यालय प्रारंभ होना ही, उसमें जो महती भूमिका है वो आदरणीय भाई साहब की है, और निरंतर हम सभी का ध्यान, हम सभी के योगक्षेम की चिंता और व्यवस्था आदरणीय भाई साहब के मन मस्तिष्क में हमेशा रहती है। आज हमारे आग्रह पर इस पावन दिवस पर आपकी उपस्थिति हम सभी को प्राप्त हो रही है। यह निश्चित ही इस कार्यक्रम की सफलता, इसकी गरिमा और इस दिवस की महत्ता का परिचायक है। मैं अब आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय दिनेश जी और माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा। अच्छा सादर अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो आज जिनकी जन्म जयंती के पावन दिवस पर महर्षि भारद्वाज वेद विद्या समिति प्रयागराज के द्वारा राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान कार्यशाला जो 5 दिवसीय है, इसका पंकज जी, हमारे आचार्य पंकज जी, आपके देख रेख में यह जो किया गया, मैं व्यक्तिगत तौर से पहले तो इसकी बहुत ही सराहना करता हूं, क्योंकि जब कोरोना की महामारी चल रही हो और करोड़ों लोग पूज्य अशोक सिंघल जी के प्रति जिस प्रकार से भगवान के प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं, जैसे उनके प्रति विश्वास रखते हैं, वैसे ही पूज्य अशोक जी के प्रति भी मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो बहुत भरोसा, विश्वास रखते हैं। और आज 5 दिवसीय इस कार्यशाला का समापन हो रहा है। इस अवसर पर भगवान महाकाल की नगरी से प्रोफेसर विरूपाक्ष जी, जो महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सचिव हैं, इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं। आज की इस कार्यक्रम में आदरणीय सलील जी भाई साहब, जिनका मैं कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन सारा परिवार तो सदैव पूज्य अशोक जी के हर अधूरे स्वप्न को पूरा करने में अपना योगदान करता है। लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं भी लगभग 30 वर्षों से यह जानता हूं कि इस पवित्र कार्य में पूज्य अशोक जी की इच्छा अनुसार उनके जीवन काल में भी, और जब नवंबर 2015 में इस संसार सागर को छोड़ करके पूज्य अशोक जी गए, उसके बाद भी आप लगातार जहां भी मैंने देखा है, आप वहां पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए उपस्थित रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे जिनका अभी उद्बोधन हुआ, उत्तर प्रदेश जो हमारा भारतीय संस्कृत संस्थान है, उसके अध्यक्ष के नाते आदरणीय वाचस्पति जी ने बहुत संक्षेप में यह विषय यहाँ पर रखा है। मैं समझता हूँ कि यह बात
अधिक से अधिक लोग जानना चाहते हैं और कुछ इस प्रकार से प्रयास संस्थान के माध्यम से भी आप कर ही रहे होंगे, लेकिन कभी हम अलग से भी बैठेंगे इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी के नाम से जो फाउंडेशन बना हुआ है, और मैं जानता हूं कि जब वो पूज्य अशोक जी दिल्ली रहते थे, अगर कार्यालय से निकल करके कहीं वह जैसे कि कोई एक पूजा के स्थान की तरह कहीं अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते थे एकांत में, तो प्रयागराज के बाद वह हमारे आदरणीय महेश चंद्र भागचंद्रा जी का ही निवास रहता था, ये मैं जानता हूँ। ऐसे आपका बहुत सारगर्भित उद्बोधन भी मैंने सुना है। हमारे श्रीमान जो संरक्षक के नाते ये प्रयागराज महावीर भवन जो वेद विद्यालय चल रहा है, इसको देखने वाले समीर सिंघल जी, वह भी आज इस कार्यक्रम में ही शामिल हैं, उनका भी स्वागत है। और अभी आचार्य चंद्रभान जी का भी प्रयागराज में जो केसर भवन के अंदर वेद विद्यालय का प्रारंभ हुआ, उस वेद विद्यालय के प्रारंभ होने के समय जिस प्रकार से आपने वेद विद्यालय का प्रारंभ किया था, मैं उस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूं कि प्रारंभ करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपने प्रारंभ किया, उसे बहुत ही योग्य ढंग से संचालित किया, और उसको संचालित करने के बाद आज ऐसा स्वरूप है कि प्रयागराज के उस केसर भवन से अब महावीर भवन में भी, और महावीर भवन से अयोध्या जी में भी, और अनेक शाखाएं आज हमारी महर्षि वेद विद्यालय के नाम से जो शुरू हुआ, उसकी अनेक शाखाएं आज प्रारंभ हुई। मैं आज के दिन पूज्य अशोक जी का जब स्मरण करता हूं, तो देखिए आज पूरा देश तो यही जानता है कि परम पूज्य अशोक सिंघल जी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक, विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक तक का जो उन्होंने उत्तरदायित्व निर्वाह किया है, आप ही नहीं पूरा देश इस बात को जानता है कि पूज्य अशोक सिंघल जी का मतलब विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद का मतलब अशोक सिंघल। इसी रूप में चाहे पूज्य हमारे साधु संत हों और चाहे समाज के लोग हों, सब लोग ऐसा ही समझ रहे थे। और निश्चित तौर से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की जो लड़ाई थी, एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, और उस बहुत बड़ी लड़ाई का परिणाम, चूंकि जब कोई तपस्वी व्यक्ति, कोई श्वेत वस्त्रधारी संत और अनंत मतलब राम भक्तों का जो बलिदान था, उस बलिदानोपरांत जो भी स्थितियां आई थी, उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को मानता हूं कि आज जो परिणाम हमारे सामने, सुखद परिणाम जिसकी अपेक्षा देश को भी थी, दुनिया को भी थी, और कोटि कोटि देशवासियों को, राम भक्तों को थी, वह पूरा हुआ है। 5 अगस्त को आप सब जानते हैं, मैं भी श्री अयोध्या धाम में मौजूद था। स्वयं महेश जी भाई साहब भी, सलील जी और तमाम सब वरिष्ठतम लोग, परम पूज्य सरसंघ चालक जी से लेकर के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के कोई प्रमुख व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वहां पर उपस्थित नहीं रहा। लेकिन पूज्य अशोक सिंघल जी केवल श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने वाले एक आंदोलनकर्ता है, नेतृत्व करता है, केवल इतना उनका स्वरूप नहीं था। सही मायने में जो अभी उल्लेख किया महेश जी ने कि परम पूज्य गुरु जी को जो पत्र लिखा, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, आज आपने संकेत किया।
पूज्य अशोक सिंघल जी की अंतिम इच्छा, जिसको कहते हैं ना अशोक सिंघल जी की अंतिम इच्छा, घर घर पहुंचे वैदिक शिक्षा, यह भी उनकी भावना थी, यह भी उनका भाव था। इसके लिए उन्होंने पूज्य परम पूज्य गुरु जी की आज्ञा अनुसार जो कहा कि आप प्रचारक रह करके भी इस काम को कर सकते हैं, तो पूज्य अशोक जी के बारे में अगर मैं कहूं कि वह एक अभूतपूर्व कौशल से पूर्ण संगठन शिल्पी भी थे, वह एक संत भी थे, वह एक तपस्वी भी थे, और जब कोई संघर्ष की स्थिति आती थी तो वह एक महायोद्धा भी थे। उनके बारे में मैं इसलिए यह सारे विषय आपके सामने, जो थोड़ा सा मुझे भी सौभाग्य मिला एक लंबे समय तक उनका सानिध्य प्राप्त करने का, मार्गदर्शन प्राप्त करने का, उसके आधार पर मैं आपके सबके सामने यह विषय रख रहा हूं। कोरोना का काल नहीं होता तो मैं समझता हूं कि आज जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, तो एक बहुत विशाल कार्यक्रम प्रयागराज में भी होता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी होता, अयोध्या जी में भी होता, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी होता और देश भर में होता। लेकिन कोरोना काल के दौरान भी इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की जरूरत थी और उसे आज आपने यहां पर किया है। मैं व्यक्तिगत तौर से यह सच है कि परम पूज्य अशोक जी के आशीर्वाद के कारण से, उनके द्वारा जो हमें सिखाया गया है, बताया गया है, उसी प्रकार का जीवन जीते हुए कोशिश करता हूं कि जो प्रयागराज के अंदर विशेष तौर से पूज्य अशोक जी ने जो भी वृक्ष बीज बोया है, जो वृक्ष अब इस समय स्वरूप धारण किया है, वह कभी सूखने ना पाए, वो फलता रहे, वो फूलता रहे, वो आगे बढ़ता रहे। इस दृष्टि से जो भी किया जा सकता है वह करने की दृष्टि से जो मेरा कर्तव्य बनता है, ना तो कभी उसमें कमी किया हूं, और ना आज इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जब तमाम वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, कहना चाहता हूं कि ना कभी इस प्रकार की कोई कमी व्यक्ति के नाते मेरे स्तर से होने पाएगी। यह जरूर मेरे मन में सदा आकांक्षा रहती है, संगठन के कार्य को करते हुए पूज्य अशोक जी जब उनके किसी भी स्थान पे आगमन मात्र से, जैसे कहते हैं कि एक ऊर्जा का संचार हो जाता था। मैं प्रयागराज में विभाग संगठन मंत्री था, तो उन्होंने सभी तहसील स्तर के एक सम्मेलन का आयोजन हमने किया, तो उन कार्यक्रमों में पूज्य अशोक जी गए थे और उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे घटनाक्रम बताए थे जिसका वर्णन कभी व्यक्तिगत करूंगा, इतना लंबा समय काफी देर से आप सब बैठे हुए हैं, नहीं लूंगा। केसर भवन में ये जो वेद विद्यालय, आज महर्षि भरद्वाज वेद विद्यालय चल रहा है, इसके बारे में मैं अवाक था, क्योंकि उस समय तो मैं परम पूज्य अशोक जी के संपर्क में भी नहीं था। उन्होंने बताया कि कांची के परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कभी प्रयागराज आए थे और जहां पर केसर भवन में इस समय वैदिक विद्यालय संचालित है, वहीं रुके थे। पूज्य अशोक जी भी, चूंकि संतों के प्रति उनका कितना आदर भाव है उसको बताऊं अगर मैं कुछ अशोक जी के बारे में, तो लगेगा कि मैं सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह सब आप जानते हैं। तो वहां पर आए थे तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अगर यहाँ पर एक वेद विद्यालय होता उस भवन में तो कितना अच्छा होता। अब उस समय के वहां के जो निवास कर रहे थे वो एक किराएदार के रूप में एक परिवार था, और वह केसर भवन एक ऐसे मतलब परिवार का था जो प्रयागराज छोड़ करके अलग अलग स्थानों पे अपने व्यवसाय की दृष्टि से चले गए थे। लेकिन पूज्य अशोक जी को वह बात उनको स्मरण थी, और उन्होंने कैसे हरि सिंह महेश्वरी जी, जिन्होंने या केसर भवन को भारत संस्कृत परिषद को दान किया और वहाँ यह वेद विद्यालय चला, उसका मुझसे वर्णन करते हुए मुझे कुछ मार्गदर्शन दिए थे। उस मार्गदर्शन के क्रम में वह केसर भवन में जो लोग रहते थे वह लोग उसे खाली नहीं करना चाहते थे,
और उस समय परम पूज्य सरसंघ चालक जी, पूज्य रज्जू भैया जी, हमारे पूज्य अशोक जी, यह सब वहां पर गए थे। उनको कहे थे कि ऐसी इच्छा है और यह महेश्वरी परिवार ने इसको वेद विद्यालय को संचालित करने के लिए दान कर दिया, लेकिन मोह था उनको, वो खाली नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मेरा कुछ मार्गदर्शन किया और मेरा यह सौभाग्य है कि वह केसर भवन का परिसर जो किराएदार अलग अलग तरीके से उसको कब्जा कर लेना चाहते थे, उनसे मुक्त कराने और वहां पर जो वेद विद्यालय प्रारंभ हुआ, उसके प्रारंभ काल में मैं वहां पर संगठन मंत्री के रूप में उसके शुरुआती दौर का हिस्सा रहा। तो मुझे इस बात का बहुत संतोष रहता। और फिर उसके बाद उन्होंने, मैं जब कभी पूज्य शंकराचार्य जी के मुख से निकली हुई एक बात को उन्होंने गांठ किस प्रकार से बनाई और अपने जीवन काल में उसे पूरा होते हुए कैसे देखा, जितनी उनकी इच्छा, जितनी उनकी जरूरत, जितना उनका लक्ष्य श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के था, उसी प्रकार का लक्ष्य उनके जीवन में वेद की शिक्षा को लेकर के था। अब यहाँ पर तमाम विद्वान सब बैठे हैं, वैदिक शिक्षा के बारे में मेरी बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह सब आप बोलेंगे। लेकिन पूज्य अशोक जी की जो भावना थी और जिसे मैं निकट से जान पाया हूँ, वह आप सबके बीच में मैं शेयर इसलिए करने की आवश्यकता महसूस किया कि आज जन्म जयंती है और मैं निश्चित तौर से मानता हूँ वो पूज्य अशोक जी परम धामवासी हैं और उनका आशीर्वाद जो भी हम सब जैसे छोटे छोटे सब कार्यकर्ता काम में लगे हैं उनको सदा प्राप्त रहता है। पूज्य अशोक जी के ही हाथों से और तमाम महापुरुष, उस समय पूज्य ठाकुर गुरजन सिंह जी, अब वह भी हमारे बीच में नहीं है, और एक गौशाला झूंसी में गोधाम था, उस गोधाम को लेकर के एक हमारे जो छात्रावास चलता था वनवासी कल्याण आश्रम का, जहां पर पहले विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय था, उस छात्रावास को लेकर के 2-3 उनकी जो इच्छाएं विशेष तौर से थीं, और वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह भी पूज्य अशोक जी की इच्छा थी। अभी मैंने आदरणीय महेश जी से यह सुना है और आप सबने सुना है और आप जानते, मैं भी जानता हूं कि वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, लेकिन अभी भी मेरे मन में है, मैं उसे व्यक्त कर दे रहा हूं कि उनकी इच्छा प्रयागराज में वैदिक विश्वविद्यालय बने, ऐसी इच्छा थी। तो वह इच्छा कैसे पूरी कर सकूं, मैं उसमें क्या कर सकता हूं, वह मैं जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ सब लोगों के संज्ञान में मैं जरूर यह विषय लाना चाहता हूं और मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूं। और वह सब करने का काम कैसे पूरा हो और जिससे अशोक जी की, जैसे वह परम पूज्य शंकराचार्य जी की इच्छा को पूरा करने की बात 20-25 वर्ष बाद यह बात मुझे बताए थे और जो मैं जान पाया था। तो अब अशोक जी आज हमारे बीच से नवंबर 2015 में चले गए और लगभग 5 वर्ष का समय बीत गया है और हम अभी उस दिशा में सोच तो सके हैं, लेकिन प्रयागराज में वह स्वरूप नहीं दे सके हैं, लेकिन वह स्वरूप देने के लिए प्रयासरत हैं। उसकी चर्चा अलग से कभी करेंगे, जरूर करेंगे, और वह स्वरूप यहाँ पर खड़ा हो। और आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज से उनका कितना लगाव था। यहाँ हमारे सब वेद विद्यालय के जो आचार्यगण बैठे हैं वह जानते हैं, परिवार के जो सदस्य बैठे हैं वह जानते हैं किस प्रकार से दोनों नवरात्रि के समय महावीर भवन का जो आश्रम का क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार अनुष्ठान होता था। कितनी बार उन अनुष्ठानों का मुझे भी हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूरे परिवारजनों के साथ बैठना। और जो पूज्य अशोक जी के अंदर तेजमय एकदम जैसे जिसको कहते हैं वह स्वरूप था, वह हम सब उसे स्मरण रखते हैं। और कभी भी जैसे श्री राम जन्मभूमि, जैसे वैदिक शिक्षा, जैसे गाय की रक्षा, उसी प्रकार से सामाजिक समरसता के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उनके शिक्षा की व्यवस्था, ये जो एकल विद्यालय योजना, या आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जहां शिक्षा की कोई एक रोशनी भी नहीं पहुंची थी, आज 1.5 लाख से अधिक एकल विद्यालय देश के अंदर चल रहे हैं। आदरणीय श्याम जी से अभी कुछ दिनों पहले मेरी भेंट हुई थी। यहाँ एकल विद्यालय का लखनऊ में एक कुंभ का आयोजन था, मैं उस कार्यक्रम में गया था। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में सेवा की दृष्टि से, अभी महेश जी भाई साहब भी आए थे, हमारे संगठन के शीर्ष अधिकारी भी थे। सौभाग्य से अभी कुछ ही दिन पहले हम सब लोगों की भेंट हुई थी। और जिस प्रकार से पूज्य अशोक जी के नाम से एक सेवा न्यास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो चिकित्सालय
बनाने की बात कही गई है, यह निश्चित तौर से जरूरत भी है। और कोई भी, मैं यह मानता हूं कि जो भी बात हम में से, आप में से कोई भी पूज्य अशोक जी के नाम से कोई विषय को लेकर के आगे बढ़ेगा तो वह पूरा जरूर होगा। बाधाएं आती हैं, कोई भी काम बिना बाधा के, मैं देख रहा हूं पूरा पूज्य अशोक जी के जीवन का पूरा जो चित्र मेरे सामने है, जो मैं समझ सकता हूं, बिना संघर्षों के कोई चीज हो जाती है तो उसका महत्व कम होता है। हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, हर योजना, हर लक्ष्य, हर काम संघर्षों से भरा पड़ा। मैं अभी ऐसे देख रहा था कि किस प्रकार से, जैसे आज हम गाय को लेकर के, वेद को लेकर के, आज मैं पढ़ रहा था, वही पढ़ करके तो मैं भी आश्चर्यचकित था। आज के पहले संयोग से मैं नहीं पढ़ा था कोलंबस के बारे में कि जब वह 1492 में अमेरिका के खोज में गए थे तो वहां गाय थी नहीं और भैंसे थी, तो उनका दूध निकालना भी वो लोग नहीं जानते थे। और 1525 में वहां से जो गाय माता है वो मैक्सिको में पहुंची थी। 1609 में मेरे पास जो जानकारी है वो जेम्स टाउन गई। 1640 में इन गायों की संख्या 40 पहले थी और 40 से बढ़कर के ये 30,000 और 1840 में 1.5 करोड़ हो गई। 1900 की जब संबत ये सन आया है तो वह 4 करोड़ से अधिक। यह पूरा मैं इसलिए बता रहा हूं कि गाय है, हमारे पास गीता है, हमारे पास गंगा मैया हैं, हमारे पास जो सब के बारे में सही तरीके से हमें बताने वाले, दिखाने वाले, सिखाने वाले वेद हैं। अगर यह सब नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे पास, जैसा अभी वाचस्पति जी कह रहे थे। और आज पूरा परिदृश्य प्रदेश का भी, देश का भी बहुत कुछ बदला है, बहुत अनुकूलता है। इस अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए हमें हर वह अच्छे काम जिसके बारे में सोचा जाता था प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं पाते थे, आज मुझे लगता है कि जो सोचा जाता था उसे किया जा सकता है, उसे कर सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मन में यह जरूर है, जो हमारे विशेष तौर से वेद विद्यालय, हमारा महर्षि भरद्वाज वेद विद्यालय जो प्रयागराज का है, देश के सभी वैदिक विद्यालय उच्च स्तर के बने और हर प्रकार से प्रेरणादायी बने, रोजगारपरक बने। लोग ये नहीं कि वेद पढ़ने के बाद तो अब हमारा बच्चा पढ़ लिख करके वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इस प्रकार की भावना से मुक्त होकर के बने। लेकिन उन सबका आदर्श वेद विद्यालय या प्रयागराज का बने, महावीर भवन का बने, केसर भवन का बने, यह मेरी कामना है। काशी का बने, सब मेरी कामना है। लेकिन प्रयागराज के लिए मेरे मन में इच्छा है, क्योंकि आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं कार्यक्रम में, वह सब इस बात को जानते होंगे, परिवार जन भी जानते होंगे कि अशोक जी शायद जब कहीं किसी भी प्रकार से जब उनको कुछ लगता था कि अब काम कुछ हो गया है, कोई समय तो उनके पास कभी रहता नहीं था अपने लिए, लेकिन कभी उनको साधना की भावना होती थी तो परम पूज्य गुरु जी का जो वहाँ पर आश्रम, महावीर भवन का जो आश्रम का क्षेत्र है, वहां पर आते थे। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगता था कि अब एकांतवास में रह करके कुछ स्वास्थ्य के लिए भी चिंता करेंगे। लेकिन उस दौरान भी कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर के वह विश्राम नहीं किए। वह सदा जब आते थे तब कोई ना कोई मिलने आना चाहता था, बुलाते थे, फिर कोई ना कोई योजना बताते थे, अब ये करो, अब ऐसा करो। अब कभी अपने को मतलब खाली रखा नहीं, सदा व्यस्त रखा। और उनका जीवन हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। हम सबको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने वाला है। और यह जो पूरा मैं कहूं कि 25 सितंबर, अभी हम एक दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहे थे। आज मेरे पूज्य अशोक जी की जयंती हम सब यहाँ मना रहे हैं। अब 2 अक्टूबर भी आ रहा है। आप जानते हैं जयंतियों का एक तरह से, और ऐसे ऐसे महापुरुषों की जयंतियों का यह समय है जब हम सब आज अशोक जी का जब मना रहे हैं। देखिए, सभी महापुरुषों के प्रति आदर है, सम्मान है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से अशोक जी की जब जन्म जयंती का अवसर है तो मेरे लिए वह एक बड़ा अद्भुत और बड़ा अलग प्रकार का क्षण है, अलग प्रकार का दिन है, अलग प्रकार की स्थिति है। मैं आप सभी लोगों से आज यहाँ पर ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो कोरोना काल के समय
ये वर्चुअल हम सब लोग यह कार्यशाला का हिस्सा बन सके और आप सबसे संवाद हो सका, ये हमारे लिए गौरव की बात है। कई बार सब लोगों की व्यस्तता होती है, किसी एक स्थान पर एकत्र होना मुश्किल होता है, लेकिन कोरोना काल में हमें यह एक तरह से संकट को अवसर में बदल लें कि अगर हम 1 घंटे का समय निकाल लें, जो जहां है वहीं रह करके वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से, गोरक्षा की दृष्टि से, गौवंश के विकास की दृष्टि से, गौवंश का गोबर हो, घी हो, मूत्र हो, मतलब दूध हो, सब कुछ तो उनका उपयोगी, दही हो, सब कुछ तो गौवंश की दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है वह कार्य हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि पूज्य अशोक जी जिस भी लोक में, दिव्य लोक में विराजमान है, वह सब यह दृश्य देख रहे होंगे, आनंदित होंगे कि उनके जो स्वप्न थे वह उन देख रहे हैं, जिस भी लोक में बैठ करके वो साकार हो रहे हैं, निश्चित तौर से आनंदित हो रहे होंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों जब भूमि पूजन हो रहा था, मुख्य यजमान के रूप में वहां पर सलील जी भाई साहब वहां मौजूद थे, तो मतलब जैसा वर्णन अभी महेश जी ने किया कि आदरणीय हमारे पूज्य सरकारवाह जी ने जो उनसे शब्द प्रयोग किए, तो जैसे चारों तरफ भगवान दिखाई देते हैं वैसे चारों तरफ पूज्य अशोक जी दिखाई देते हैं, उस आंदोलन को करने वाले सब दिखाई देते हैं। यह अद्भुत क्षण था, अद्भुत समय था। लेकिन पूज्य अशोक जी के जीवन में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ साथ जो और कार्य हैं जिसके बारे में समाज कम जानता है, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े थे वह बहुत अधिक जानते हैं। इसलिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और वह हो जाएगा। लेकिन जो और काम जिसके बारे में पूरा समाज नहीं जानता है, समाज भी जाने और वह अधूरे कार्य पूरे हों। प्रयागराज का जो वेद विद्यालय है वह आदर्श विद्यालय बने और मैं हर प्रकार से जो भी मार्गदर्शन होगा उसका एक कार्यकर्ता के नाते इस अभियान का हिस्सा हूं। आज के दिन इतना निवेदन करके सबको प्रणाम। जय श्री राम।